Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with today's editorial and new words. आज हम 3 आर्टिकल पढ़ेंगे. पहला है फ्लैशिंग लाइट्स, सेकंड है अ कोलाज ऑफ लॉज दैट लीव्स द वर्कर आउट इन द कोल्ड, और थर्ड ओवरस्टेपिंग द नॉर्म. तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, जो कि है फ्लैशिंग लाइट्स. तो अभी आरबीआई की मंथली बुलेटिन रिलीज़ की गई है और इसमें ये बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से डिमांड शॉक्स हुए हैं, यानी कि डिमांड काफ़ी कम हो गए हैं गुड्स एंड सर्विसेज की. और ये जो डिमांड शॉक है ये रूरल एरिया में एंड अर्बन एरिया में दोनों जगह ही हैं. रूरल एरिया में भी डिमांड कम हुई है और अर्बन एरिया में भी डिमांड्स कम हुई हैं. और इसका रीज़न क्या है कि फ़िलहाल कुछ एरियाज़ में छोटे छोटे तौर पर लॉकडाउन्स लगाए हुए हैं, जिस वजह से मोबिलिटी कम है. और फिर साथ ही साथ क्योंकि लोगों की मूवमेंट कम है तो लोगों के पास डिस्क्रिशनरी पावर एक तरह से स्पेंडिंग की नहीं है कि लोग कभी भी कहीं भी निकल जाते थे घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए. पर अब उस तरह की कंडीशंस नहीं है, तो इस वजह से भी इस पर इम्पैक्ट आ रहा है. और थर्ड है इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट भी लोगों का, अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं. और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस टाइम में अपनी जॉब खोई है, और बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी पेमेंट मतलब जिनकी सैलरी कम हो गई है. तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे कम हैं और इस वजह से डिमांड कम जनरेट हो रही है अभी के टाइम में. ऐसे में जीएसटी ई वे बिल के थ्रू भी ये देखा गया है कि जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो काफ़ी कम हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. और साथ ही साथ इन्फ्लेशन हाई हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जो ये पेट्रोल वगैरह के प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो इस तरीके से ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है सभी चीज़ों का. अब ऐसे में ही हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि ये कंडीशन जो स्टैगफ्लेशन है, ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में और जल्द ही. अब ये स्टैगफ्लेशन होती क्या है और ये क्या प्रॉब्लम है? जब किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी हाई हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन भी हाई है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है. और ऐसी कंडीशन से किसी इकॉनमी को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है तो हम ज़्यादा पैसे अपने सर्कुलेट भी नहीं करते हैं इकॉनमी में, और अगर ज़्यादा हम मनी को सर्कुलेट नहीं करेंगे इकॉनमी में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम नहीं होगा. तो इस तरह से कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है और इसको सॉल्व कर पाना, किसी भी इकॉनमी में इस सिचुएशन से पार पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो देखते हैं हम वर्ड्स जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज़ anecdote, that is a short story about a real person or event. Second is unscathed, that is without injury. Next is palpable, that is easily felt by the senses. And last है crippling, जिसका मतलब होता है to cause serious damage. तो बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है a collage of laws that leaves the workers out in the cold. तो लास्ट ईयर सितंबर में गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 रिलीज़ किया था. इसमें जो हमारी एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनको मर्ज कर दिया गया था. मतलब कि पहले से जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, उनको कंबाइन करके ये लॉ बनाया गया था. और इसमें ये कहा गया था कि इस कोड के द्वारा, इस सिक्योरिटी कोड के द्वारा वो लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और सिक्योरिटी से फ़िलहाल हमारी बाहर हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जितनी भी हैं उनसे बाहर हैं, उसको इस एम्बिट में लाने की कोशिश की गई थी इस कोड के द्वारा. अब अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में 91% वर्कफोर्स ऐसा है जो इनफॉर्मल सेक्टर में लगा हुआ है, और फॉर्मल सेक्टर जनरली जहाँ पे पेमेंट हमें रेगुलर बेसिस में मिलते हैं. और जो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास कोई ना कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, जैसे उन्हें हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं, उन्हें एनपीएस की सर्विसेज वो अवेल कर सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम्स, और इस तरह की कई सारी स्कीम्स हैं जो फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को तो मिलती हैं. पर इनफॉर्मल सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से एक बहुत बड़ा सेक्शन है एम्प्लॉयज़ का जो इससे वंचित रह जाता है.
तो यहाँ पे ये बात की गई थी कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट स्कीम्स बट ओनस लाइज ऑन इनफॉर्मल वर्कर्स रजिस्टरिंग एज बेनिफिशियरीज़। तो यहाँ पे ये बताया गया था कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट है वो स्कीम्स बनाएगी, पर अब इनमें कौन से वर्कर्स आएंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन वर्कर्स की, वो ख़ुद को रजिस्टर करें एक पोर्टल पे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाएगा या प्रोवाइड किया जाएगा इन वर्कर्स को। वहाँ पे जाकर इनको खुद को रजिस्टर करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इन वर्कर्स के पास पहली बात तो इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, सेकेंडली वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि खुद को रजिस्टर कर सकें, और थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी लैक होता है, जैसे कि इनके पास इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, अगर इंटरनेट सर्विसेज हैं भी तो उसको ऑपरेट करना नहीं आता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती है इन वर्कर्स के पास, और इसलिए इस तरह के जो सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा इनफॉर्मल सेक्टर में किस हद तक पहुंच सकता है, इसको बहुत शंका की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद इस बेनिफिट तक पहुंचना इस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही जो प्रोविजंस है वो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2008 में बनाए हुए थे, जिसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो ऐसे में जब ये प्रोविजंस ऑलरेडी थे और इस प्रोविजन से इनफॉर्मल सेक्टर के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ इससे बाहर थे इस एम्बिट से, तो अब वो कैसे सिक्योरिटी के अंदर आ जाएंगे सेम फैसिलिटी के अंदर। अभी गवर्नमेंट ने कुछ नया ज़्यादा किया नहीं है, जो पहले से एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी कोड है बस उसको कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया, एक जगह लेकर आ गए हैं। तो ये वर्कर्स के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वो वर्कर्स को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा, ये आगे देखने की वाली बात होगी। अब यहाँ पे आगे राइटर कहते हैं कि लैक ऑफ अनअवेयरनेस अमंग इनफॉर्मल वर्कर्स रिगार्डिंग दीज स्कीम्स। तो अब इन वर्कर्स के पास ऐसी कोई फैसिलिटी है, इन्हें तो पहली बात वही नहीं पता होता है। तो जब अवेयरनेस ही नहीं है तो आगे के स्टेप्स अपने आप ही जो ये एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं ले पाएंगे। अब ऐसे में बहुत सारे वर्कर्स हैं जो डेली वर्कर्स हैं, जो इधर घूम फिर कर अपना सामान बेच रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो इनके पास एज सच कोई प्रूफ नहीं है कि वो अपनी लाइवलीहुड का, कि वो क्या काम करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, इसके डॉक्यूमेंटल प्रूफ्स उनके पास नहीं होते हैं। और इन्हें अगर किसी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना है तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स इनके पास होने चाहिए। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इनको खुद को रजिस्टर करना है तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से लेकर आएंगे, और क्योंकि इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो ख़ुद को ये रजिस्टर नहीं करा पाएंगे, और क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन फिर नहीं हो सकेगा तो इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम से इन्हें बाहर ही रहना होगा। नेक्स्ट है कि जो इस तरह की स्कीम्स हैं वो सेंटर एंड स्टेट के कोऑपरेशन से चलती हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो बिना कोऑपरेशन के ये फैसिलिटीज़ वर्कर्स तक नहीं पहुँच सकती हैं। पर ये जो कोड बनाया गया है इसमें सेंटर एंड स्टेट किस तरह से कोऑपरेट करेगी इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अगर हम देखें मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात, तो ये उन लेडीज़ को प्रोवाइड किया जाता है जो कि काम करती हैं ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं, और ऐसे बहुत सारी फ़ीमेल हैं जो कि ऐसी जगह काम करती हैं जो जहाँ पे 10 वर्कर्स से कम है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो इस्टेब्लिशमेंट को डिफ़ाइन किया हुआ है इन प्रोविजंस में वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब यहाँ से एक ऑर्गेनाइज सेक्टर निकलता है, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वहाँ पे जो फीमेल्स काम करती हैं उन पे ये मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। इसका मतलब एक लार्ज सेक्शन ऑफ फीमेल वर्कर्स हैं जो कि इस एम्बिट से सोशल सिक्योरिटी स्कीम से बाहर हो जाती हैं और उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड की बात करें तो ये उन एस्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल है जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। तो सेम ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 20 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ को EPF स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस तरह से ये भी सिक्योरिटी से बाहर हो जाते हैं। फिर है पेमेंट ग्रेट्युटी, तो ये भी उन्हीं वर्कर्स को मिलता है जो ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस तरह से ये प्रोविजंस या ये एक कंडीशन रख देना कि इतने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, वहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए, तो ये कंडीशन रख देने के बाद ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इस सोशल सिक्योरिटी नेट से बाहर कर दिए जाते हैं इन प्रोविजंस के द्वारा। तो ऐसे में अब ये बोला जा रहा है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड आया है या सरकार के द्वारा लाया गया है, ये कहकर कि हम
एक लार्ज सेक्शन है सोसाइटी का, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स का, जो इस एम्बिट में हम लाना चाहते हैं। पर ये सिर्फ आशा दे रहा है लोगों को, पर वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर किया जाना ज़रूरी है। और अभी इन कमियों की चलते ऐसे वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको इस सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट में लाना इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है। तो अब हम देखते हैं वर्ड्स। फर्स्ट इज़ कॉम्प्लिसिट, दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन अनलॉफुल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ लेब्रिंथ, दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड पाथ थ्रू विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड योर वे। तो जैसे कि फ़िलहाल ये लॉ लाया गया है, ये कहा जा रहा है कि इसकी मंजिल है कि सभी वर्कर्स को जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में भी हैं, उनको भी सोशल सिक्योरिटी के तहत लेकर आना। पर ये जो रास्ता अपनाया जा रहा है इस कोड का और इसके वेग प्रोविजंस का, उनके थ्रू इसको अचीव करना मुश्किल है। तो कहा जा सकता है कि ये जो तरीका अपना रही है गवर्नमेंट, वो लेबिरिंथ है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है ओवरस्टेपिंग द नॉर्म। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी एक ऑर्डर रिलीज़ किया था, जिसमें कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की 77 एमएलएज हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। इन एमएलएज को एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। आपने सुना होगा शायद, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी एंड जेड कैटेगरी की सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो इन एमएलएज को एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। अब लॉ एंड ऑर्डर होता है वो स्टेट सब्जेक्ट, तो ऐसे में वेस्ट बंगाल ड्यूटी बाउंड है इन एमएलएस को और वहाँ के सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। पर ऐसे में एमएचए का ये ऑर्डर आना कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर को एक तरह से वहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रूड कर रही है। एंड सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फिडेंस का डेफिसिट हमें साफ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में वो वर्कफोर्स जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रही है, जो पुलिस फोर्स वगैरह हैं, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का उनमें भी मिसट्रस्ट दिखता है। और इस तरीके से इस तरह के ऑर्डर रिलीज़ करना कहीं ना कहीं जो हमारे कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर है उसे भी वायलेट करता है। तो ऐसे में राइटर का कहना ये है कि अगर इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे में उन एमएलए से जो कि सिक्योरिटी को अवेल करेंगे उनसे चार्जेस लिए जाने चाहिए। यानी सिक्योरिटी को रखने का जो भी खर्चा है वो इन एमएलए से ही चार्ज किया जाना चाहिए। जैसे कि किसी बिजनेसमैन वगैरह को अगर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो उनसे चार्जेस लिए जाते हैं, तो ऐसे ही इन एमएलएस को भी चार्जेस देने चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए। तो ये कहा गया है इस आर्टिकल में। तो आज का एडिटोरियल यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।